हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर, जिसका कोड है 822HY और इस सेट का ये तीसरा पार्ट है। और आज का ये जो पार्ट शुरू हो रहा है, ये सवाल नंबर 3 से आगे के कुछ सवाल हम लगाएंगे। तो इसमें पहला सवाल दिया है सवाल नंबर 3 या 23वां सवाल इसको कह सकते हो। निम्नलिखित चित्र में AO बाई OC बराबर दिया है BO बाई OD बराबर 1/2। तो ये फिगर बना है, यहाँ पे देखो AB यहाँ पे है और ये DC। AB की वैल्यू दिया है, DC निकालना है। और OA का संबंध OC से लगाया है और BO का संबंध है OD से, ये रिलेशन है। तो निकालना है AB की वैल्यू दे करके DC की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे चूंकि खंडों के अनुपात बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। ये है सवाल नंबर 3। तो इसमें एक बार हम चित्र बना देते हैं इसे। यहाँ है OAB CD और यहाँ है 5 सेंटीमीटर। ये AB की वैल्यू है। दिया हुआ है AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर दिया है 1/2। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, अब ये जो AO है ये B के सामने की भुजा है, तो यहाँ पे B रहेगा। OC जो है ये वाला OC, इसमें D के सामने की भुजा है, तो यहाँ D रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो BO है ये A के सामने की भुजा है और इसमें जो OD है ये C के सामने की भुजा है। अब इसमें बचा O बचा है और एक मिनट, यहाँ पे जो OD है वो C के सामने की भुजा है, तो इसमें भी O बचा। मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसी हिसाब से इनका नाम पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे BA, ये जो OC यहाँ पे दिया हुआ, एक मिनट, AO के सामने B है और OC के सामने यहाँ पे D है, BO के सामने A है, तो यहाँ पे C नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा O, ये वाला लिखेंगे। क्योंकि खंडों या भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो त्रिभुज समरूप है, इसलिए इसके आगे का जो पार्ट बनेगा AO बाई OC तो पहले से दिया है, BO बाई OD भी है। अगला हो जाएगा AB बटे DC। अब AO बटे OD की वैल्यू 1/2 है, AB की वैल्यू 5 और DC निकालना है। तो यहाँ से DC की वैल्यू होगी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। और ये होगा सवाल नंबर 3 के पहले पार्ट का जवाब। इसमें 2 सवाल हैं, कोई एक करना है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। यह है सवाल नंबर 3 का अथवा। इसमें कहा है कि कोई एक सर्कल है, इस सर्कल पर बाहर से हमें स्पर्शी खींचनी है। ये मान लो उसका सेंटर O है, ये P और Q स्पर्शी है, मान लो पॉइंट A से। तो यही प्रूव करना कि AP और AQ बराबर है, तो उसके लिए हम इसको ऐसे मिला देंगे। और सिद्ध करना है हमें, सबसे पहले लिखेंगे दिया है O वृत्त का केंद्र है, AP, AQ स्पर्शियां हैं। अगला लाइन रहेगा सिद्ध करना है। AP बराबर है AQ। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति।
उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज APO और त्रिभुज AQO में, इन दोनों त्रिभुजों में PO बराबर है OQ के, जो कि है वृत्त की त्रिज्या, और AO वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ है, और ये जो कोण P है और ये जो कोण Q है, ये दोनों 90 अंश के हैं, क्योंकि स्पर्शी त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज APO ये सर्वांगसम है त्रिभुज AQO के। तो जब सर्वांगसम है तो बाकी शेष साइड भी बराबर होगी, यानी AP बराबर हो जाएगा AQ को। देखिए AP बराबर AQ। ये होगा सवाल नंबर 3 के ऑप्शनल पार्ट का सॉल्यूशन। ये यहाँ से यहाँ तक इसका कंप्लीट हल है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 का। cosec A माइनस साइन A और एक में sec A माइनस cos A प्रूफ करना है 1/10A प्लस cot A। ये है सवाल नंबर 4, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में है cosec A माइनस साइन A, और यहाँ पे इनटू में है ये sec A माइनस cos A। जो लेके आना वो हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। cosec को लिखेंगे 1/sin माइनस साइन A ऐसे रहने देते हैं, और sec को 1/cos और cos ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये साइन का साइन में गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A बटे में साइन A। दूसरे क्वेश्चन में होगा 1 माइनस cos स्क्वायर A बटे में cos A। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और दोनों के नीचे हो गया साइन A बटे cos A। तो यहाँ पे चाहे तो आप इनको कट कर सकते हो, साइन से इस साइन को काट दो, इधर से cos को काट दो, या फिर आप cos बटे साइन को लिख दो काट, और साइन बटे cos को लिख दो tan। तो नीचे ये जो है एक एक हिस्सा रह जाएगा, और उसी से नीचे डिवाइड करके हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो आएगा cos A इंटू साइन A। अब हम इसको लिखेंगे cos A इंटू साइन A, इस पूरे के नीचे लिखेंगे 1 cos A साइन A, और 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, क्योंकि A की वैल्यू यही होती है। अब अंश और हर में इसी से भाग कर देंगे, तो cos A साइन A पहले से था, इसमें डिवाइड इसी से कर देंगे cos A साइन A, और नीचे जो साइन स्क्वायर A है इसमें भी डिवाइड करेंगे cos A साइन A से, प्लस cos स्क्वायर A में भी डिवाइड करेंगे cos A साइन A से। यहाँ सामने लिख देंगे अंश और हर में cos A साइन A से भाग करने पर, तो cos A साइन A की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ साइन से साइन A कट जाएगा और साइन बटे cos बचेगा, जो कि है tan A। यहाँ एक cos से cos कट जाएगा, cos बटे साइन ये हो जाएगा cot A। और यही प्रूफ करना था, जो कि है इसका राइट हैंड साइड। ये है सवाल नंबर 4। यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये उसका राइट हैंड साइड है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का ऑप्शनल। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश,
टावर की ऊंचाई, मकान से टावर की दूरी, दो चीज़ निकालनी है। ये है सवाल नंबर 4 का अथवा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक छोटी बड़ी है। हम इसमें एक को मकान मान लेते हैं और एक को टावर। कहा है मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश, मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। मकान की ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर। तो सवाल में पूछा मकान और टावर के बीच की दूरी और साथ में टावर की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मकान है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर। CD एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई हम CD की मान लेते हैं h। मकान और टावर के बीच की दूरी AC या BE, इसको हम x या y मान लेते हैं। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, दोनों की सहायता से सवाल हल हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BED। इस समकोण त्रिभुज में आएंगे, लंब और आधार का रिलेशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब है इसका DE और आधार है BE। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। DE की लंबाई नहीं मालूम और BE को हमने x माना है, तो यहाँ से DE की वैल्यू हो जाएगी x/3 मीटर। अब बड़े त्रिभुज में आएंगे जिसका नाम है त्रिभुज ACD। इसमें लिखेंगे tan 60 अंश, तो इसका लंब होगा DC या CD बटे में AC। tan 60 का मान करड़ी में 3, DC को h माना गया है और जो AC है उसको x माना गया है। तो यहाँ से h बराबर होगा x करड़ी में 3। यहाँ से जो इसकी लेंथ होगी वो होगी x करड़ी में 3। तो या तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू इसमें ला के रख सकते हैं और या तो यहाँ से x की वैल्यू अपने उस सवाल में ले जाके रख सकते हैं। तो वो दो अनुपात बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा या तो h के रूप में आ जाएगा या तो पूरा का पूरा x के रूप में आ जाएगा। अब चूंकि ये जो हमारा h है ये दो खंड में बटा है, देखिए जो h है वो है CE और DE, तो आप चाहे वैसे लगा दो। हम h को लिख देते हैं CE प्लस DE बराबर है x करड़ी में 3। CE की लंबाई है 15, वो कैसे देखें, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, तो ये हो जाएगा 15 और DE की लंबाई यहाँ से निकली है x बटे करड़ी में 3 बराबर है x करड़ी में 3। तो x वाली चीज़ एक तरफ कर देंगे जब, तो हो जाएगा करड़ी 3 ऋण 1 बटे करड़ी 3 हो जाएगा x करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में 3 ऋण 1 यानी 2, तो हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 या x बराबर हो जाएगा करड़ी 3 से गुणा और 2 से भाग, तो हो जाएगा 15 करड़ी में 3 बटे में 2 मीटर। ये इसका जवाब बनेगा। और उसके बाद हमें निकालना है इसमें टावर की ऊंचाई भी निकालनी। ये जो निकली है ये x से टावर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये टावर की दूरी है। आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल सकते हो,
करड़ी 3 का मतलब 1.732 है, बटे 2 तो हो जाएगा 15 गुणे 17 में भाग करेंगे 8 बार, तो 6 12, ये हो जाएगा 0.866। तो 15 का गुणा 6 में करेंगे 90, और 6 में करेंगे 90 9 99, 15 का 8 में 120 और 9 129, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 12.99 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सवाल में पूछा है टावर की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू पूछा है, तो हमने यक्स निकाल ही लिया, यही आया है और वही यहाँ पे रख देंगे। टावर की ऊंचाई एच बराबर है यक्स करड़ी में 3, और यक्स का मान है 15 करड़ी में 3 बटे 2, और पहले से 1 करड़ी 3 लगाना है। करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में हो जाएगा 3 बनेगा ये, तो हो गए 15 गुणे 3 बटे 2, 15 3 45 बटे में 2 या 22.5। तो यहाँ पे टावर की जो ऊंचाई है वो है 22.5 मीटर, और मकान और टावर के बीच की दूरी है 12.9 मीटर, या 15 करड़ी में 3 बटे 2 मीटर, या 7.5 करड़ी में 3 मीटर। आप चाहे जो लिख सकते हैं। तो ये हुआ सवाल नंबर 4 का जो ऑप्शनल है उसका जवाब। ये पूरा शुरू से यहाँ से है, ये पूरा सवाल है। और उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आप, ये है सवाल नंबर 5। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास है 7 सेंटीमीटर। ठोस का भार ज्ञात करो, जबकि 1 घन सेंटीमीटर का भार मतलब 4.5 ग्राम दिया हुआ है। ये है सवाल नंबर 5। तो इस सवाल में कहा है कि कोई एक ठोस है जिसका जो सिरा है ये अर्धगोले के आकार का है। ये चीज इसमें कहा है कि पूरी लंबाई या ऊंचाई ये है 19 सेंटीमीटर, और साथ में जो इसका व्यास दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5। तो 3.5 इधर आ जाएगा और 3.5 उधर, यानी 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई आएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। लिखेंगे ठोस में बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर होगा, अब जब 7 निकल जाएगा तो बचेगा 12 सेंटीमीटर, और साथ में जो इसकी त्रिज्या बनेगी वो 7 का आधा बन जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। लिखेंगे इसलिए बेलनाकार भाग का आयतन बेलनाकार भाग का आयतन, इसको V1 मान लेते हैं। तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू है 7/2 का वर्ग और एच की वैल्यू है 12। तो 7/2 यानी 49/4 गुणे 12, 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 9 27, 3 चौको 12 2 14, 147, और पाई ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब बेलनाकार भाग का आयतन। लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग का आयतन, इसको लिख देते हैं V2। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ आधा आधा गोला, तो ये पूरा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह पे 7/2 का घन हो जाएगा 4/3 पाई, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 7 का घन हो जाएगा 343, और 2 का घन हो जाएगा 8। तो यहाँ से इसको चाहे कैंसिल कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, यानी 1/6 पाई 343 सेंटीमीटर क्यूब।
लिखेंगे इसलिए संपूर्ण ठोस का आयतन होगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू है पाई गुणे 147 और V2 की वैल्यू है 1/6 पाई 343। तो दोनों में पाई कॉमन है, उसको हम बाहर करते हैं तो अंदर बचेगा 147 धन 343/6 जो हो गया पाई। 6 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 42, 6 चौको 24, 4 28 और 6 करने में 6 2 8, 882 प्लस 343/6 बराबर पाई 3 2 5 और 8 4 12 और 8 3 11 1 12/6 घन सेंटीमीटर। अब चाहे तो हम पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ठोस का भार बराबर होगा, पाई का मान 22/7 रख सकते हो, गुणे 1225/6 और 1 घन सेंटीमीटर का मतलब यहाँ दिया है 4.5 ग्राम, यानी इसको लिख सकते हैं 45/10। इस पूरे को हल करने पर जो आएगा उतना ग्राम ठोस का भार बन जाएगा। और इस प्रकार से आपको इस सवाल को लगाना है। ये यहाँ पे दिया हुआ सवाल नंबर 5 और उसके आगे का ये इसका सॉल्यूशन। अगर आप इसका गुणा करके हल करना चाहते हैं तो इसके अंश का जो गुणनफल आया है 1 2 1 2 7 5 0 और ये नीचे आया है 420। जब इस पूरे वैल्यू में हम डिवाइड करेंगे 420 से तो जवाब आएगा 2887.5 ग्राम, जो कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का ऑप्शनल। इसमें सवाल में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और करड़ी 3 की वैल्यू 1.73 रखनी है। तो एक छोटा सा फिगर ऐसे बना सकते हैं। इसमें जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर का है और एंगल 60 अंश का है। और इसमें कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, यहाँ पे वृत्तखंड का मतलब ये जो छोटा पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 60/360 पाई r², यानी 15 का वर्ग, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 60 अंश के कोण में सभी 60 आने लगेंगे। ये 15 है, तो इसका सूत्र होता है √3/4a², या फिर चाहे तो आप इसका लंब और आधार के रूप में अनुपात लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी 15 का वर्ग। तो 60 से 360 कटेगा जब 1/6 आएगा, पाई 15 का वर्ग 225, ऋण करनी में 3/4 और 15 का वर्ग होगा 225। तो इसको लिख सकते हैं पाई का मान 3.14 रखना है, गुणे 225/6, ऋण करनी 3 का मान 1.73 गुणे 225/4। अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले गुणा कराएंगे 3.14 का 225 में,
जो कि आएगा 706.5 और नीचे इसके 6 माइनस, अब हम इसका गुणा कराएंगे 1.73 का 225 में, जो कि आएगा 379.25/4। हम यहाँ पे 706.5 में भाग करेंगे 6 से, तो ये आएगा 117.75 ऋण भाग करेंगे 379.25 में 4 से, तो ये आएगा 97.3125। अब हमें क्या करना है, 117.75 में घटाना है 97.3125, तो इसका जवाब आ रहा है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यह सवाल नंबर 5 का ऑप्शनल 20.4375, क्योंकि यहाँ पे दिया, इसमें दिया था पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और करड़ी 3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, तो इसके लिए जवाब ये आया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।